नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार। शारीरिक शिक्षा के इस सेगमेंट में मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज के इस वीडियो में खेल से जुड़े नई जानकारियां, करंट अफेयर्स और जो भी घटनाएं घटी है खेल में, उन सबको शामिल किया गया है। और हमारी जो आगामी होने वाले टीजीटी पीजी की एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड जैसे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मददगार शामिल होगा। इसलिए आप लोग चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें और अन्य साथियों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे हम लोग को भी एक मोटिवेशनल पावर मिलता है, जिसे काम करने में और अच्छा लगता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश पर टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ 2 साल का बैन लगा दिया है? चीन, जापान, अमेरिका और रूस। तो इसका विश्लेषण तरीके से हम लोग जानेंगे कैसे क्या-क्या हुआ इस घटनाएं में। तो इसमें जिस देश पर बैन लगाया गया उस देश का नाम है रूस। रूस पे सबसे पहले रूस को अगले दो ओलंपिक, ग्रीष्म ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक पर या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता होने, सब पे बैन लगा देगा। रूस अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग नहीं कर सकता लगातार 2 वर्षों तक। उसके साथ ही रूस को किसी भी अगले 2 साल तक किसी भी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी नहीं कर सकता है। इसके लिए भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी नहीं कर सकते, यानी वहाँ पे कोई खेल आयोजित नहीं हो सकते। अब उसके साथ ही है कि रूसी खिलाड़ी और टीमें जो डोपिंग मामलों में नहीं फंसते हैं या उनको डोप मामलों को नहीं दबाते हैं, वो अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक और 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के अलावा विश्व चैंपियन और कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में वो भाग ले सकती हैं। यानी कि रूस पे इस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है कि जो भी खिलाड़ी डोप में फंसा है या शामिल है या डोप से संबंधित जो जानकारी है उसको छिपाया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो खिलाड़ी डोप में फंसा नहीं या टीम में फंसा नहीं है और वो डोप से संबंधित जो जानकारी नहीं छुपाए, उनके लिए खेलने का रास्ता खोल दिया ओलंपिक समिति ने। लेकिन वो अपने देश के ध्वज और देश की जो राष्ट्रगान है उसको लेके नहीं खेल सकते। तो हम कहें कि एक वो अनाथ तौर पे ही पार्टिसिपेट करेंगे, बिना राष्ट्रगान के या बिना अपने देश के ध्वज के ही उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो है रूस। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय को आईसीसी 2020 दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है? तो इस प्रश्न को हम देखते हैं कि भारत कप्तान विराट कोहली को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर भी चुना गया है। और इसके साथ साथ ही सर गिलफोर्ड सोबर्स को भी आईसीसी द्वारा इस दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर चुना गया है। विराट कोहली का इस दशक पिछले 10 सालों में इनकी जो प्रदर्शन रहा उसके आधार पर ही इनको दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया। तो उसको हम देख लेते हैं कि पिछले 10 सालों में विराट कोहली ने टेस्ट में, 20 में, वनडे में लगभग 56.97 की औसत से 96 रन बनाए और उसमें जो था 66 शतक और 94 अर्धशतक, यानी टेस्ट, T20 और वनडे मैचों कुल मिला के 66 शतक और 94 अर्धशतक इन्होंने लगाए। कोहली ने इस दशक में वनडे में 10,000 से
अधिक रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस दशक में रन बनाने वाले विराट कोहली थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है विराट कोहली। अब प्रश्न संख्या हम 3 पे आते हैं। आईसीसी किस खिलाड़ी को 2020 का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट्स अवार्ड दिया गया? स्पिरिट का तात्पर्य यहाँ पे हो जाता है कि हम ईमानदारी अपना दिखाएं या किसी के प्रति सहानुभूति दिखाएं, इसके लिए आईसीसी हमें अवार्ड देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम देखते हैं तो आईसीसी में महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट अवार्ड ऑफ क्रिकेट अवार्ड चुना गया है। और किसके लिए चुना गया आगे हम देखते हैं। इसमें धोनी को 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए अवार्ड दिया गया है। हम जान लें कि ये इस साल 2020 में जो घोषणा हुई थी महेंद्र सिंह धोनी के लिए बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, ये 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट के दौरान एक घटना घटी जिसमें इन्होंने इयान बेल रन आउट थे, उसके बावजूद भी इन्होंने उनको वापस खेलने के लिए बुला लिया। इस उदारवादी व्यवहार को देखते हुए आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को बेस्ट स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया। यानी कि अब आईसीसी उन खेल भावनाओं के लिए धोनी को सम्मान दिया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो होता है महेंद्र सिंह धोनी। अब प्रश्न संख्या 4 है। किस खिलाड़ी को आईसीसी ने इस दशक का अर्थात 2020 का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना? किस खिलाड़ी को आईसीसी ने इस दशक 2020 का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेट चुना? रविंद्र जडेजा, राशिद खान, आलिया रियाज या ए व बी अर्थात रविंद्र जडेजा और राशिद खान दोनों हैं। तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान को आईसीसी ने इस दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना। क्यों चुना इसको हम देखते हैं। राशिद खान ने टी20 के सभी मैचों में सभी देशों की जो लीग थी सभी देशों की लीगों में हिस्सा लिया और बेहद कामयाब रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने अपनी कामयाबी दिखाई। और उसके साथ ही राशिद खान ने 48 टी20 मैचों में कुल 89 विकेट इन्होंने झटके। उसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल मैचों में राशिद खान की बेस्ट गेंदबाजी का प्रदर्शन था। इन्होंने 3 रन देके 5 विकेट लिए थे। और राशिद खान ने इसके अलावा टी20 में 3 बार 4 विकेट ले चुके हैं और 2 बार 5 विकेट ले चुके हैं। इस आधार पर आईसीसी ने इन्हें इस दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होता है राशिद खान। अब प्रश्न संख्या हमारा 5 है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा की? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हरियाणा। राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यानी कि पहली थीम की जो राज्य ने प्रस्तावित किया 3 करोड़ रुपया बढ़ा के कर दिया, तो उसका पहला उद्देश्य था खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना खेल के प्रति। अब राजस्थान सरकार ने ओलंपिक खेल, कॉमनवेल्थ खेल और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी पहले जितना पाते थे उनका 3 से 4 गुना राशि, इनामी राशि को बढ़ा दिया। वो राशि क्या थे समझते हैं। स्वर्ण पदक में पहले 75 लाख रुपया मिलता था, अब 3 करोड़ रुपया मिलेगा। रजत पदक में 50 लाख मिलता था जिसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया। और कांस्य पदक में 30 लाख रुपया मिलता था जिसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन ए राजस्थान सरकार ने जो स्वर्ण पदक जीते उनके लिए 3 करोड़ रुपए इनामी राशि बढ़ा के कर दी गई है। अब प्रश्न संख्या 6 है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF ने नए अध्यक्ष को जो बने हैं, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि नए
भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए है डॉक्टर संजय कपूर, ऑप्शन बी डॉक्टर रंजन कपूर, डॉक्टर सी वेंकट राजाराम और ऑप्शन डी है विश्वनाथ आनंद। तो हम देखते हैं कि अखिल भारतीय चेस फेडरेशन, जो अखिल भारतीय चेस फेडरेशन है अपने देश का, उसके अध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें संजय कपूर ने कर्नाटक के राजाराम को 2 मतों से हराया था और इस प्रकार पहली बार उत्तर प्रदेश से चुना जाने वाला अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का अध्यक्ष बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए संजय कपूर। इसमें रंजन कपूर का संजय फेडरेशन शतरंज महासंघ से कोई लेना देना है, इसी कंफ्यूज करने के लिए डाला गया। विश्वनाथ आनंद हमारे चेस के खिलाड़ी रहे थे। तो अब प्रश्न संख्या हम 7 पे आते हैं। पुरुष टेस्ट मैच में पहली बार महिला अंपायर करने वाली कौन बनी? क्लेयर पोलोसाक, मितांजलि अरोड़ा, कैथी क्रॉस, निक जोनी। अब पुरुष टेस्ट में 144 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला अंपायर क्लेयर पोलोसेक बनी। इसने किस मैच में बनी इसको देखते हैं कि इन्होंने 7 जनवरी 2021 को भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसकी में चौथे अंपायर की भूमिका में ये नज़र आई। चौथे अंपायर की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शनल अंपायर होता है, जब हमारा पहला अंपायर, दूसरा और टीवी अंपायर, जब तीनों में से कोई एक काम करने लायक नहीं रह जाता तो वहाँ पे चौथे अंपायर, अब जैसे इंजरी लग जाती हो जाए तो वहाँ पे चौथे अंपायर उस अंपायर का जगह लेता है। उस स्थान में क्लेयर पोलोसाक ने अपनी भूमिका निभाई थी, जो कि एक नया करंट अफेयर जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो और उसके साथ ही भारत में जो 2016 में T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, जिसको वेस्ट इंडीज ने भारत को हरा के जीता था, उसमें भी न्यूजीलैंड की कैथी क्रॉस के साथ अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी थी, जो महिला क्लेयर पोलोसेक थी। उन्होंने भारत में भी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की कैथी क्रॉस महिला अंपायर थी, इनके साथ अंपायरिंग करके पहली अंपायर बनी थी T20 में अंपायरिंग करने वाला। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है क्लेयर पोलोसेक, ऑप्शन ए है। अब प्रश्न संख्या 8 है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स के रूप में शुभारंभ किया? स्कूल का शुभारंभ किया था किस शहर में? देखते हैं। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल्स का नाम है हमारा असम राइफल्स पब्लिक स्कूल, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। खेलो इंडिया योजना के तहत, यानी प्रश्न भी जब भी अगर बन सकता है कि यानी किस योजना के तहत असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बना, तो उस योजना का नाम है खेलो इंडिया योजना के तहत, और ये पहला स्कूल खोला गया था असम में। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शिलांग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया था। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए शिलांग। अब प्रश्न संख्या 9 है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जो कि बिजू पटनायक पहले मुख्यमंत्री रहा करते थे, उनके बेटे हैं, 24 दिसंबर 2020 को भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में बनाए जाने की घोषणा की है। राउरकेला में यह स्टेडियम जो है 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के मैचों की मेजबानी करेगा। अर्थात यहाँ से हम एक और करंट अफेयर्स नॉलेज को जानेंगे कि आगामी 2023 में होने वाला पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के उड़ीसा राज्य के राउरकेला शहर में आयोजित होने वाला है। और यह इस मैदान की जो
दर्शक क्षमता होगी वो 20,000 तक होगी। ये स्टेडियम जो होता है बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में बनाया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी राउरकेला। अब प्रश्न संख्या 10 है, किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की गई है? इसका हम देखते हैं कि गुजरात सरकार ने गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मकसद से ही हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। प्रश्न पूछेगा किसान सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या रहा? समय से बिजली सप्लाई करना। यहाँ पे बिजली आपूर्ति उस प्रश्न का उत्तर बन सकेगा। अब इसके तहत किसानों को 5 से 9 बजे सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली सप्लाई की जाएगी और इसकी आवंटित राशि 3500 करोड़ रुपए है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो है ऑप्शन ए, गुजरात सरकार ने इसकी किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की थी। अगर इसका उद्देश्य क्या है तो दिन में पूरी बिजली आपूर्ति सप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार आज का ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इसी तरह हम हर रोज़ या एक दिन के अंतर पे ये वीडियोज हम अपलोड किया करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा मेरा ये प्रेजेंटेशन तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेसबुक ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी ज़रूरतमंदों के पास पहुंच जाए और जितनी भी टीम हमारी बढ़ेगी हमारे हौसलों को और उड़ान मिलेगा और बेहतर काम करने के लिए मदद भी मिलेगा। अगर आप पीडीएफ्स के लिए सोच रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ध्येय PET पे ज़रूर जुड़ें। इसके लिए आपको धन्यवाद।